सभी को नमस्कार। हम भारतीय इतिहास ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से अलग अलग प्रकार का योगदान दिया। उसी योगदान की कड़ी में एक बंगाल के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र गीत की रचना की कि पूरा भारत उस आंदोलन के दौरान, उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उस गीत के नाम से, उस शब्द के नाम से पूरा उद्वेलित हो जाता था। और भारत माता की छवि पहली बार किसी राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी ने, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले ने पहली बार भारत माता की कैसी तस्वीर बनाई हमारे मन मानस में, यानी मातृभूमि को भारत माता का रूप दिया। वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भारत के छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े से लेकर बुजुर्ग तक के दिल और दिमाग में वंदे मातरम की छाप छोड़ दी। एक वही व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी की 1859 से 1891 तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में बंगाल में, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा करते हुए उनके मन में टीस थी। वो देख रहे थे ब्रिटिश सरकार के दमनकारी शासन को और कहीं ना कहीं अपने तरीके से एक अलग क्रांति जगाने का प्रयास कर रहे थे। और उसमें इन्होंने सबसे बड़ा संसाधन या साधन माना लेखनी को माना। उसी लेखनी से ऐसे उपन्यास लिख डाले, उसी लेखनी से ऐसा गीत लिख डाला कि पूरा भारत जो है, वो जब बंगाल विभाजन होता है तो वंदे मातरम हर गली में, हर घर में गूंजता हुआ दिखाई देता है। आज जो हमारा राष्ट्र गीत बन चुका है, बहुत सारे योगदान है। यदि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मैं बात करूं, हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, चाहे राजस्थान या किसी भी स्टेट एग्जाम को आप जब पढ़ रहे हैं, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे, क्या था इनका योगदान, कैसे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी पिक्चर आपके जहन में बन जानी चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नहीं है, याद रखना। एक प्रकार से भारत में स्वतंत्रता को एक अलग रूप में एक नई क्रांति बनाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इनके उपन्यास यदि आपने किसी ने भी पढ़ा हो, चाहे वो आनंद मठ की बात करें, चाहे दुर्गेश नंदिनी की बात करें, चाहे राजा राम मोहन वाइफ की बात करें, मृणालिनी की बात करें, रजनी की बात करें, कपाल कुंडला की बात करें, कृष्ण चरित की बात करें, गीता पे लिखी गई अनुशीलन समिति भाष्य की बात करें, हर एक उपन्यास अपने आप में आपको बांध के रख देता है जब उस उपन्यास को आप पढ़ते हैं। मैंने इनको पढ़ाने से पहले इनके 3 से 4 उपन्यास यूं ही गूगल के ऊपर मैंने पढ़े, तो मुझे लगा कि शायद इसको पढ़ाने से मुझे कितना नॉलेज गेन हुआ है और कितनी अलग एक रचनाओं की एक बहुत अलग कहानियां जो आपको सोचने के लिए विवश कर देती हैं कि उस समय की इतनी सुंदर रचना भी हो सकती है क्या, जो हमने नहीं पढ़ी। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, सब नहीं की जा सकती। आप ये देख रहे हैं तस्वीर, आपके जहन में बस जानी चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? यदि एग्जाम पैटर्न की अपन बात करते हैं कंप्लीटली कि एग्जाम पैटर्न है क्या, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, इनका जितने भी अपन यूपीएससी के प्रश्न, बैंक एसएससी के प्रश्न, सभी पेपर्स मैंने देखे इनके ऊपर। तो यहां से क्या प्रश्न पूछे गए? अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके ऊपर किताबों पे, इनकी जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछे गए। ठीक है, स्पेशली आनंद मठ, ठीक है, वंदे मातरम, बंग पत्रिका, दुर्गेश नंदिनी, राजा मोहन वाइफ, कपाल कुंडला, ये वो किताबें हैं जिनके ऊपर यूपीएससी यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भर्तियां हैं, हिस्ट्री की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, वहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो इन चीजों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि मैं चाहूंगा कि आप यदि बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ रहे हैं तो उनकी जितनी बुक्स हैं, हल्का सा उनका भी नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेपर ऐसा नहीं लग गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक एक चीज आपके जहन में आ जानी चाहिए। बट ये जो मैंने नाम अभी लिए हैं, ये कम से कम आप दिमाग में रखें। अनुशीलन समिति का जो गठन हुआ 1902 में, वो कहीं ना कहीं इनसे प्रेरित था। यद्यपि इनकी मृत्यु 1894 में हो जाती है, लेकिन इन्हीं के मार्ग को अनुशीलन करते हुए उस समिति का गठन किया गया जो बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। तो ये सब चीजें आपके जहन में आनी चाहिए, किस प्रकार इन्होंने राष्ट्रवाद को, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो सबसे बड़ा चीज है आनंद मठ क्या है, आनंद मठ की विषय वस्तु क्या है, वंदे मातरम से रिलेवेंट प्रश्न, बंग पत्रिका से रिलेवेंट प्रश्न, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी प्रथम बांग्ला उपन्यास, अंग्रेजी में लिखित भारत का पहला उपन्यास कौन सा है, राजा मोहन वाइफ है,
कपाल कुंडला के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो मैंने अभी बोले हैं कम से कम ये आप जरूर याद रखिएगा, बाकी मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे। परिचय क्या है इनका, जन्म से रिलेवेंट प्रश्न, 27 जून 1838 को इनका जन्म हुआ, ये नोट कर लीजिएगा। वैसे आजकल ऐसे प्रश्न आते नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। 27 जून 1838 को इनका जन्म हुआ है। कहां हुआ है, 24 परगना, एक कंथापुरा गांव है पश्चिम बंगाल का। वैसे आप याद हुए जीवे में तो कर लेना, बट इतना टेंशन मत लेना, अभी तक ऐसा प्रश्न आया नहीं है। ये भी शुरुआती एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो मैंने सब जो भी क्वेश्चंस आए वो सब का अध्ययन किया है। 24 परगना कंथापुरा पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम यादव चंद्र चट्टोपाध्याय था, याद रखना। माता का नाम दुर्गा देवी था, आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। पिता का नाम क्या है, यादव चंद्र चट्टोपाध्याय, और माता का नाम दुर्गा देवी। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि जब मैंने आपको पहला टॉपिक आपको पढ़ाया, तो पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया उनकी एजुकेशन के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो उनकी जब शिक्षा, वीर सावरकर की शिक्षा पे प्रश्न पूछा गया है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, तो मुझे लगा कि ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने रिलेवेंट किया है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मिदनापुर में हुई है। तो प्राइमरी एजुकेशन कहां से हुई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मिदनापुर से हुई है। फिर हुगली से किया है इन्होंने। हुगली के बाद इनकी जो लॉ की डिग्री एक प्रकार से प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता से हुई है। तो ये तीनों इनकी एजुकेशन से रिलेवेंट चीजें हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मिदनापुर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा है। हुगली की मोहिसिन कॉलेज से इनकी उसके बाद की जो एजुकेशन है वो है, 6 साल तक वहां पे अध्ययन किया प्रारंभिक शिक्षा के बाद, मोहिसिन कॉलेज। और कलकत्ता की प्रेसिडेंसी कॉलेज से जो है इनको वकालत एक प्रकार से की। अब देखिएगा कि इनकी जो एजुकेशन हुई है मिदनापुर, हुगली और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, ये अपने जहन में रखना है कि मिदनापुर, हुगली और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, इनसे एजुकेशन हुई। पिता का नाम यादव चंद्र, मां का नाम दुर्गा देवी। 24 परगना कंथापुरा पश्चिम बंगाल में इनका जन्म 27 जून 1838 को ये पैदा हुई, ठीक है। ये तो बेसिकली चीजें हैं जो आपको देखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनकी स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है। तो जैसे इनका 1859 में जैसे इनकी बीए होती है, याद रखना, परीक्षा पास की इन्होंने बीए की, तो बीए की परीक्षा पास करते ही प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। और जैसे ही बीए की परीक्षा पास करते हैं, ठीक है, मैंने लॉ का पता नहीं कहां जेकर पढ़ा था, बट नॉर्मली बीए का ही उल्लेख मिलता है, तो वो जहन में था मेरे। बीए की परीक्षा इन्होंने पास की प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और जैसे ही बीए की परीक्षा पास की 1859 में, तो उसी समय इनको बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस समय, उन्होंने क्या किया, इनको डिप्टी कलेक्टर के पद पे नियुक्त कर दिया। तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा इनकी योग्यता से प्रभावित होकर बंगाल का डिप्टी कलेक्टर जो है इनको लगाया गया, याद रखना, ठीक है। तो ये एक चीज आप देख सकते हैं कि सरकारी सेवा में 1859 से 1891 तक सरकारी सेवा की है। और उसके 3 साल बाद 1894 में जो है, अप्रैल 1894 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। यद्यपि जो चीजें हैं वो बाद में ज्यादा प्रचारित हुई, जो भी है बड़ा योगदान था इनका, तो ये आप लिख लीजिएगा। आगे मैंने लिखा भी है, सेवा 1859 से 1891 तक ब्रिटिश सेवा की इन्होंने। 8 अप्रैल 1894 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, याद रखना। तो मृत्यु डेट, ठीक है, और जन्म डेट दोनों हल्का सा आपको याद रखना। तो कलकत्ता के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इनको डिप्टी कलेक्टर के पद पे, कलकत्ता के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, इनको डिप्टी कलेक्टर के पद पे नियुक्त किया है। तो 1859 से 1891 तक ये ब्रिटिश सरकार में किस पद पे रहे, तो डिप्टी कलेक्टर के पद पे रहे। ये आप हल्का सा माइंड में रखना, पेपर्स का कुछ पता नहीं चलता, आजकल छोटे प्रश्न आ जाते हैं, तो देख लीजिएगा। मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को हुई। इनकी जो उपाधियां हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई इनकी सेवा की वजह से। तो राय बहादुर की उपाधि इनको किसने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने दी है। साहित्य सम्राट इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने साहित्यिक रचना की उस वजह से। सर वाल्टर स्कॉट ऑफ बंगाल की उपाधि किसे मिली थी, तो ये इनकी साहित्यिक रचना की वजह से। सर वाल्टर स्कॉट ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। अलेक्जेंडर ड्यूरा, ये भी इनकी साहित्यिक रचनाओं के कारण अलेक्जेंडर ड्यूरा की उपाधि किसे दी गई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दी गई है। और भारतीय संस्कृति का के पुनर्जागरण का पैगंबर भी इन्हें कहा था विपिन चंद्र पाल ने। तो ये चीज तो लिख लें, उसके बाद मैं लिखा रहा हूं। राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई।
साहित्य सम्राट ब्रिटिश सरकार, सर वाल्टर स्कॉट ऑफ बंगाल, ये एक प्रकार से इनकी साहित्यिक रचनाओं के कारण वाल्टर स्कॉट की तरह प्रसिद्ध थे। अलेक्जेंडर ड्यूरा की उपाधि भी इनके साहित्य क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण। तो ये इनकी उपाधियां हैं, कई बार उपाधियां पूछ लेता है तो हल्का सा आपके जहन में रहना चाहिए। और एक उपाधि विपिन चंद्र पाल ने दी थी, तो वो नोट लगा के लिख लीजिए, नोट भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के पैगंबर। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के पैगंबर किसे कहा जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता है। और किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। और किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने, ठीक है ना। तो विपिन चंद्र पाल ने जो है इनको ये उपाधि दी थी, विपिन चंद्र पाल ने इनको भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का पैगंबर की उपाधि दी थी, याद रखना। तो ये जहन में रखिए, ओके। कोई डाउट है यहां तक? तो ग्रेजुएशन होते ही नौकरी लग जाती है, नौकरी करते भी हैं 1891 तक। 8 अप्रैल 1894 को मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जून 1838 में इनका जन्म होता है, याद रखना, 27 जून 1838 को। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार की सेवा करते हुए इतनी साहित्यिक रचनाएं लिखना। ब्रिटिश सरकार साहित्य रचनाओं के माध्यम से भारत के शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को जोड़ने का प्रयास करना, ठीक है। एक ऐसे गीत की रचना करना, जब द गॉड सेव द क्वीन जो ब्रिटिश सरकार का गीत था वो गवाया जाता था, तो इन्हें ऐसा लगा कि भारत का गीत क्यों नहीं हो सकता, हम उनका क्यों गाएं। इसी से वंदे मातरम की रचना हुई, ठीक है। तो राय बहादुर साहित्य सम्राट, सर वाल्टर स्कॉट ऑफ बंगाल, अलेक्जेंडर ड्यूरा और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का पैगंबर विपिन चंद्र पाल द्वारा इनको कहा गया। अब यहां से इनकी शुरुआत होती है। पहला जो इनका कार्य था, यदि अपन बात करें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनका बड़ा योगदान क्या रहा, तो इनकी साहित्यिक रचना है। स्पेशली इन्होंने जो पहली चीज है, बंग पत्रिका को स्टार्ट किया। 1872 में बंग दर्शन पत्रिका, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न आए। बंग दर्शन पत्रिका बंगाली राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने में बंग दर्शन पत्रिका का बड़ा योगदान है। ये पत्रिका कब और किसने शुरू की? 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शुरू की। 1880 में जाके ये बंद भी हो गई थी। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जब वापस इसके संपादक के पद पर नियुक्त हुए, तो 1901 में दोबारा से, 1990 में 1901 में दोबारा स्टार्ट हुई, जिसमें उन्होंने आमार सोनार बंगला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसको प्रकाशित किया था। तो आप इतना याद रखना कि बंग दर्शन पत्रिका 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बंगाल के राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने में पहला बड़ा योगदान इसका था। इसके बाद इन्होंने 1874 में वंदे मातरम को लिखा, ये याद रखिएगा। और ये वंदे मातरम जो है उसकी पहली मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको, पहली 2 लाइनें संस्कृत में है, बाकी बंगाली में। तो संस्कृत और बांग्ला में है। और 1882 में फिर इसको आनंद मठ में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ में। पहले वंदे मातरम को उन्होंने वैसे रचना की, बाद में 1882 में आनंद मठ में शामिल करना। तो वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मठ। ये प्रश्न यूपीएससी में पता नहीं कितनी बार पूछा गया। फिर 1896 में इसको कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, तो लयबद्ध किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर इसको जो है राष्ट्रगीत का दर्जा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति। तो ये तीनों चीजें एक साथ माइंड में आ जानी चाहिए कि वंदे मातरम से जुड़े हुए कितने प्रश्न आ सकते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम की रचना क्यों की? द सेव क्वीन द गॉड वाला जो उनकी गीत था, उसके विरोध में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा इसको। पहली चीज आपको देखनी है, बंग दर्शन पत्रिका। ये किसने प्रतिपादन किया? इसका प्रतिपादन जो किया है वो स्पेशली किसने किया है? वो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1872 में, याद रखना, ठीक है। तो ये पहली पत्रिका थी इनकी, और बंगाली राष्ट्रवाद को इसके द्वारा प्रोत्साहन मिला। तो नोट कर लीजिएगा इसको, बंग दर्शन 1872। ये एक पत्रिका थी, मासिक साहित्यिक पत्रिका। भी आज के ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या थी ये, वार्षिक थी, अर्धवार्षिक, मासिक थी, याद रखना, ठीक है ना। ये क्या थी? मासिक साहित्यिक पत्रिका। एक एक चीज याद रखनी, मासिक साहित्यिक पत्रिका थी, जिसके माध्यम से इन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, बंगाल के शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के बीच एक संचार का काम किया, याद रखना, ठीक है। बंग दर्शन 1872 मासिक पत्रिका है ये। 1880 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। 1880 में क्या हो गया था? इसका प्रकाशन बंद हो गया था। फिर 1901 में टैगोर द्वारा जब इसके संपादक का पद संभाला गया,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोबारा से इसको प्रारंभ किया, तो 1901 में इसका दोबारा प्रारंभ हुआ। ये आपसे नहीं पूछेगा, बट आप याद रखना 1872 में प्रारंभ थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1880 में बंद हो गई। 1901 में टैगोर के संपादक बनने के बाद दोबारा से प्रारंभ हुई और टैगोर ने इसको पुनर्जीवित किया एक प्रकार से, और इसमें आमार सोनार बंगला को प्रकाशित किया था, याद रखना, आमार सोनार बंगला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्र गीत है, याद रखना, ठीक है। आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला बंगाल का जो आज राष्ट्रगान है एक प्रकार से, उसको इन्होंने प्रकाशित हुआ था। इसी बंग दर्शन पत्रिका के माध्यम से इन्होंने भारत माता की छवि को प्रस्तुत किया। आपसे पूछ ले कि भारत माता की छवि को लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मातृभूमि को भारत माता की छवि जो आप देखते हैं भारत का नक्शा के भारत माता बनी हुई, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेके आए थे, तो ये अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद दूसरा इनका बड़ा योगदान था वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना कब हुई? 1874 में हुई, याद रखना, कब हुई? 1874 में। ये क्योंकि गॉड सेव द क्वीन, ये क्या था? अंग्रेजों का एक गीत था। ये भारतीयों से अंग्रेजों का गीत गाया जाता था, तो कहीं ना कहीं इनके मन में आया कि यार अंग्रेजों का गीत हम क्यों गाए, तो उसी गीत के विरुद्ध में वंदे मातरम रचना हुई 1874 में, याद रखना। अब नोट कर लीजिएगा कि चीज इंपॉर्टेंट है, 1882 में इसको आनंद मठ में शामिल किया गया। आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है, लेकिन आनंद मठ में कब शामिल किया गया? 1882 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 1896 में कलकत्ता का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें इसको सर्वप्रथम गाया गया, ठीक है। किसने गाया था? टैगोर ने। कलकत्ता के राष्ट्रीय अधिवेशन से गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। किसका मिला? राष्ट्रगीत का जो है दर्जा मिला। उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। ये तीनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 चीजें याद करनी है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। ये भारत का क्या राष्ट्रगीत है। रचना कब हुई? 1874 में हुई। किस भाषा में हुई? तो इसके पहले 2 लाइनें जो है वो संस्कृत में है, याद रखना। पहली 2 लाइनें क्या है? संस्कृत और बांग्ला। तो ये दोनों भाषाओं में मिश्रित है, याद रखना। बाद की बांग्ला, संस्कृत और बांग्ला में इनको रचित की। इस गीत को 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये आपसे आ भी सकता है। आनंद मठ में कब शामिल किया गया? 1882 में। इसको गाया सबसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तीनों चीजें माइंड में रखना, आनंद मठ का हिस्सा है, और आप इसको देखना चाहें तो आपको आइडिया होगा। वंदे मातरम, ये है वंदे मातरम, ठीक है। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये जो है वो संस्कृत में है। और बाकी जो लाइनें हैं, शुभ ज्योतिषनाम पुलकित यामिनम पुलकित द्रुमदल शोभिनम सुहासिनम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। ये जो है शायद 1 मिनट 9 सेकंड ऐसे कुछ इसका गाने का रहता है, एग्जिट मुझे याद नहीं है, बट 1 मिनट 9 सेकंड होना चाहिए। वंदे मातरम आजकल बहुत कम स्कूल में गाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। राष्ट्रगान तो हम हर समय गाते हैं, राष्ट्रगीत हर समय नहीं गाया जाता है। तो उस समय राष्ट्रगीत हमारे भारत के जनमानस का, गली गली का, हर घर का गीत बन गया था। तो ये वंदे मातरम था। पहली 2 लाइन संस्कृत में और बाकी जो है वो क्या है? बांग्ला में। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं, हाँ, ये उपाधियां होगी, बंग दर्शन वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद इनकी जो पहला उपन्यास आता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। ये इस पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का अंग्रेजी में प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो भारतीय पहला उपन्यास जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ वो था राजा मोहन वाइफ, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1864 में। इसको नोट कर लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 बंग दर्शन पत्रिका की बात करेंगे, उससे पहले 1864 में इन्होंने राजा मोहन वाइफ ये उपन्यास अंग्रेजी में लिख दिया। तो भारत का पहला अंग्रेजी में उपन्यास जो है वो राजा मोहन वाइफ को माना जाता है, और ये बंकिम चंद्र जी ने 1864 में लिखा था। अब राजा मोहन वाइफ क्या है, याद रखना। तो एक इसमें कहानी है, मैंने इसको पूरा पढ़ा, ठीक है ना। मातंगिनी, मातंगिनी जो है इसमें ये जो राजा मोहन वाइफ है ना, ये मातंगिनी है, याद रखना। ये मातंगिनी की कहानी है पूरी इसमें। छोड़ में बताना चाहूंगा, मातंगिनी क्या है? राजा मोहन की वाइफ है। इसकी जो छोटी बहन है उसकी शादी माधव के साथ होती है। वो बड़ी अच्छे परिवार में है।
ये राजा मोहन बड़ा अजीब उस समय के समाज की दशा को दिखाया गया है कि बड़ा इसको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, इसको बाहर नहीं जाने देता है, इससे सवाल जवाब करता है, ये चुपचाप सहन करती है। ये राजा मोहन ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है। ये उसी माधव के खिलाफ, जो इसका जीजा मान ले, इसकी बहन का पति मान ले, उसकी संपत्ति को लूटने के लिए एक डाकू के साथ बातचीत करता है। मातंगी ने उस बात को सुन लेती है और फिर बड़ी हिम्मत करके और माधव के घर पहुंच जाती है जंगल को पार करते हुए, और उसको बताती है कि तुम्हारे ये डकैती का मामला, ये प्लान किया जा रहा है। फिर राजा मोहन को जब पता चलता है तो उसको मारने का प्रयास करता है डाकूरे मिलकर, बट ये सफल नहीं हो पाते हैं। फिर माधव की कहानी, बीच में मातंगिनी की कहानी, राजा मोहन की कहानी, वो डाकू द्वारा क्या प्रयास करना, ये सब बड़ा षड्यंत्र, प्रेम, इसके मन जो है वो माधव से अपने प्रेम का इजहार भी करती है। माधव इसकी बात पे ध्यान नहीं देता है, फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर इसको छुड़वाया जाता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब पूरा उपन्यास पढ़ो तो बन जाओगे, ठीक है। प्रेम है, विद्रोह है, समाज की उस समय की स्थिति के प्रति एक नारी का संघर्ष है कि महिला के प्रति उस समय के पुरुष समाज की क्या सोच थी, वो सब चीजों को दिखाया गया है कि वो बाहर नहीं निकल सकती, वो किसी प्राय पुरुष से बात नहीं कर सकती, ये सब चीजों को दिखाया गया है। तो बड़ा अच्छा है राजा मोहन बाई 1864 में, आपको याद रखना अंग्रेजी का पहला उपन्यास। नंबर 2 पे दुर्गेश नंदिनी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। दुर्गेश नंदिनी को भी आप याद रखिएगा, ये बांग्ला में पहला उपन्यास है, 1865 में, याद रखना। बांग्ला का पहला उपन्यास याद रखना, ठीक है ना, 1865 में बांग्ला भाषा में इनका पहला जो उपन्यास है वो दुर्गेश नंदिनी था। और दुर्गेश नंदिनी की जो कहानी है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने पूरा पढ़ा है, फिर भी जो याद है बता देता हूं। दुर्गेश नंदिनी आपकी याद रह जाएगी माइंड में, दुर्गेश नंदिनी फोटो माइंड में रह जाएगी। दुर्गेश नंदिनी क्या है, मानसिंह है हमारे आमेर के, ये मुगल दरबार में है, इनका बेटा जगत सिंह है, और मुगल दरबार की तरफ से मानसिंह अपने बेटे जगत सिंह को बंगाल की तरफ जो है वो नियुक्त करते हैं। बंगाल का उस समय एक जमींदार है वीरेंद्र सिंह, ठीक है। वीरेंद्र सिंह की जो बेटी है उसका नाम है तिलोत्तमा, ठीक है। जगत सिंह जो है वहां जाता है, तो जगत सिंह तिलोत्तमा माइंड में रहेगा आपके, ठीक है। आयशा, विमला, इनके बीच की कहानी है एक। अब जगत सिंह तिलोत्तमा को पसंद करने लग जाता है, तिलोत्तमा अपने महल में एक दिन बुला लेती है। पठानों का राजा वीरेंद्र, जो जमींदार है वीरेंद्र सिंह, उसके महल पे आक्रमण हो जाता है। जो जगत सिंह है वो वीरेंद्र सिंह की रक्षा करता है, लेकिन लड़ता हुआ मूर्छित हो जाता है। पठान उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, इन सबको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आयशा जो पठान कितलू खां है उसकी बेटी है, याद रखना। जब इनको बंदी बनाया जाता है, वीरेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है, कितलू हत्या कर देता है। विमला जो है उसको शायद ये जो पठान है वो अपनी रानी है, कुछ ऐसा बना लेता है। उसके बाद आयशा जब इसको देखती है, किसको, जगत सिंह को, तो ये इससे वन साइडेड प्रेम करने लग जाती है। वर्तमान वाली कहानी है सबके सब, ठीक है। और जब इसको आयशा को पता चलता है कि जगत सिंह तिलोत्तमा को पसंद करता है, तो यही आयशा जो है, ठीक है, ये इन दोनों को बाहर निकल आने में और मिलने में मदद करती है, मतलब सेक्रीफाइस करती है। देखिए आप कितनी गजब की कहानी है। तो आयशा एक पठान लड़की है। विमला जो है वो जो पठान सरदार है उसकी जो है उसको नशे में जो है उसकी हत्या कर देती है, फिर वहां से भाग जाती है। और ये सब चीजें, मतलब बीच में लड़ाई होती है, आयशा का क्या योगदान होता है, लास्ट में जाके तिलोत्तमा और जगत सिंह मिल जाते हैं। ये पूरी कहानी है दुर्गेश नंदिनी में, ठीक है। तो 1865 में बांग्ला में उपन्यास। उसके बाद आपको देखना है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला क्या है, इसके ऊपर भी प्रश्न आया था और ये राजस्थान में ही आया हुआ है, आरपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। कपाल कुंडला 1866, छोटी सी कहानी के रूप में याद रखना। कपाल कुंडला में ये पूछा कि कपाल कुंडला किसकी रचना, इतना पूछा गया। इसकी जो कहानी है वो है नव कुमार और कपाल कुंडला, ठीक है। ये नायिका है कपाल कुंडला। ये जो नायिका कपाल कुंडला ये जंगल में रहने वाली है। नव कुमार जंगल जहाज से भटक जाता है, जंगल में पहुंच जाता है। वहां एक तांत्रिक कापालिक जो है उसको पहले खाना खिलाता है, फिर इसकी बलि देता है, देने के ले जाता है। लेकिन इस बलि के समय इस तांत्रिक जो है, इससे ये कपाल कुंडला उसको नव कुमार को छुड़वा लेती है, फिर अपनी माँ के पास ले जाती है। तो उसकी माँ कहती है तेरे को वो तांत्रिक मारेगा कपाल कुंडला को। तो कपाल कुंडला और नव कुमार की शादी कर दी जाती है, वो लौटते हैं। बीच में एक चैप्टर और आता है माना बाई ऐसे कुछ, ठीक है। उसकी वो मदद करता है नव कुमार,
फिर वो बाद में आती है, फिर वो तांत्रिक और वो मान बाई वो मिल जाते हैं, और कपाल कुंडला जंगल में रहने वाली है, उसको उस परिवेश में जाकर रहना बड़ा अजीब लगता है। वो उस पे एक दिन शक करता है नव कुमार, उस शक से वो बड़ी परेशान हो जाती है। फिर ये तांत्रिक अपने षड्यंत्र रचता है और ये समुद्र में कूद जाती है। नव कुमार इसको बचाने का प्रयास करता है लेकिन ये नहीं मिलती है। ऐसी कुछ कहानी है कपाल कुंडला की। तो जंगल में रहने वाली बच्ची और नव कुमार की कहानी, तो ये याद रखना, कपाल कुंडला पे प्रश्न आया हुआ है। कपाल कुंडला के बाद द पॉइजन ट्री, ये भी इनका एक प्रसिद्ध किताब है जिसमें विधवा पुनर्विवाह पे लिखा गया है। ये 1873 में प्रकाशित हुआ था, 1873 में। डेट आपसे नहीं पूछेगा। ये पॉइजन ट्री, ठीक है ना, विष वृक्ष, विष वृक्ष, ठीक है। इसमें विधवा पुनर्विवाह की बात की गई, तो हल्की सी लाइन लिख लेना, विधवा पुनर्विवाह पे लिखा है द पॉइजन ट्री विष वृक्ष, याद रखना, ठीक है, विष वृक्ष। और उसके बाद आनंद मठ, आनंद मठ के ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। आनंद मठ सबसे इंपॉर्टेंट है, 1882 में प्रकाशित हुआ था और इस पे कई प्रश्न पूछे गए कि इसमें किस विद्रोह का जिक्र किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। सन्यासी विद्रोह के कथानक पे आधारित है जो 1770 से 1820 में बंगाल में हुआ था। 1770 से 1820 में सन्यासी विद्रोह क्या था आपको सबको पता है, बट यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं होगा। सन्यासी विद्रोह जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके तीर्थ यात्रा पे एक प्रकार से प्रतिबंध लगाना और तीर्थ यात्रा कर लगाना, अकाल पड़ना 1770 का, इन सब के बीच हुआ विद्रोह है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। आनंद मठ 1882 में, और इसमें वंदे मातरम जो लिखा गया है ये 1947 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने आनंद मठ को क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, याद रखना, ये भी इसको देख लीजिएगा। ओके, एक उपन्यास और है, वंदे मातरम हो गया, देवी चौधरानी, ये भी एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी पे भी देवी चौधरानी एक ऐसी है जिसको परिवार द्वारा, ससुराल द्वारा त्याग देने के कारण अपने आजीवन अपने पति के प्रति करते हुए प्राण रहती है, और इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है। तो ये ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, 1884 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना, देवी चौधरानी। नारी की गौरव गाथा है, ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि ये देश के प्रति संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष की बात करता है आजादी के लिए, तो इसलिए देवी चौधरानी पे प्रतिबंध लगा। तो वर्ड नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, देवी चौधरानी। एक सीताराम, ये अंतिम उपन्यास था 1887 में। आपसे पूछे कि पहला तो जैसे राजा मोहन वाइफ था, और अंतिम जो उपन्यास था इनका सीताराम था। सीताराम क्या है, गंगाराम नामक व्यक्ति है जो अपनी माँ के इलाज के लिए एक चिकित्सक को लेके आता है, फिर उसको बंदी बना ले जाता है। उसकी बहन एक श्री है, वो श्री जो है वो सीताराम एक जमींदार है उसके पास जाती है, उससे मदद की गुहार करती है। वो सीताराम कैसे मदद करेगा, क्या कहानी होगी, ये पूरा दिखाया गया है इसमें सीताराम में 1887 में। ये भी अंतिम उपन्यास है, इसका याद रखना, ठीक है। और उसके बाद एक मृणालिनी है, मृणालिनी जो है वो 1869 में लिखा गया था, 1869। ये बस नाम याद रखना, मृणालिनी जो उपन्यास है वो किसका है, बंकिम, कई बार रचना पूछ लेगा तो आपके माइंड में रहना चाहिए, 1869 में रखा गया था। और एक रजनी है, ये शायद 1877 होगा मेरे अकॉर्डिंग, 1877 में मैंने लिखा भी था, रजनी 1877, ठीक है, रजनी 1877। ये एक आत्मकथा टाइप सा है, 1877 रजनी। तो इन ग्रंथों के थोड़े से नाम लिख लीजिएगा। एक बार मैं लास्ट अंतिम जो इसके सभी ग्रंथ हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं कि कोई चीज छूट नहीं जाए। ये उसकी अन्य कुछ किताबें हैं जो आप देख सकते हैं। अनुशीलन, अनुशीलन इसने 1888 में गीता का एक भाष्य लिखा था भगवत गीता के ऊपर, जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। तो अनुशीलन जो 1888 में लिखा। बंग देशर कर्षक भी एक इसका उपन्यास है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कोई प्रश्न नहीं आया, फिर भी देखो तो बंग देशर कर्षक। मृणालिनी की मैंने चर्चा के लिए 1869। एक राजकुमारी नामक, डेट इसकी उल्लेख नहीं मिलता, राजकुमारी। राधा रानी 1874 में इसने लिखा था। राजसिम्हा, ये थोड़ा सा ठीक है, नाम देख लीजिएगा, राजसिम्हा 1881। चंद्रशेखर 1875, दोनों याद कर लेना। राजसिम्हा 1881 में उपन्यास लिखा था और चंद्रशेखर 1875 में लिखा था। एक कृष्ण कांतार, ये भी उपन्यास लिखा है, कृष्ण की जीवनी टाइप है। कमल कांतार दफ्तर, ये ब्रिटिश सरकार के न्याय पे चर्चा की गई है, कमल कांतार दफ्तर। रजनी की मैंने चर्चा कर ली। ललिता व मानस इसका कविता संग्रह है, क्या है ये, कविता संग्रह, याद रखना, 1858 में ये कविता संग्रह ललिता व मानस। तो ये सभी रचनाएं इनकी होगी लगभग, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो अनुशीलन 1888, बंग देशर कर्षक, मृणालिनी 1869, ये देख लेना मृणालिनी।
राजकुमारी छोड़ देना, राधा रानी 1874 ये भी छोड़ सकते हैं, राजकुमार भी छोड़ सकते हैं। राज सिम्हा देख लेना 1881, चंद्रशेखर 1875 भी देख लेना, कृष्ण कांतार और कमल कांतार, रजनी 1877, कविता संग्रह ललिता और मानस है। ये इनकी सभी रचनाएं, मेन रचनाएं हैं। वंदे मातरम, आनंद मठ, शुरुआती उपन्यास को ढंग से देख लें। अंतिम रूप से यदि कोई चीज आपसे पूछ सकता तो पूछ सकता है, इनसे प्रभावित होकर एक अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो अनुशीलन समिति जो है वो इनसे प्रभावित थी। ये एक बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति। उसका आप लिखो तो लिख सकते हो 1902 में, ठीक है ना, 1902 में अनुशीलन समिति, ये इन्हीं से प्रभावित थी। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी 1902 में, ठीक है। ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अनुशीलन समिति। ये सतीश चंद्र बसु, ठीक है, सतीश चंद्र बसु, ठीक है। ये इनकी प्रेरणा जो थी परमथनाथ मित्र थे, प्रेरणा से परमथनाथ मित्र, ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है आपके, परमथनाथ मित्र थे या ये थे। स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की थी, प्रेरणा इनकी थी, याद रखना। और अनुशीलन समिति की एक शाखा ढाका में स्थापित की थी, वो थी पुलिंग दास द्वारा, ठीक है ना। और भवानी मंदिर पुस्तक जो एक प्रकार से इनसे वारिंद्र घोष भी जुड़े हुए हैं, अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए हैं। बट इतना आप इतिहास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतना देखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखना अनुशीलन समिति जो है उसकी किसकी प्रेरणा से स्थापित हुई थी। तो स्पेशली ये इन्हीं की प्रेरणा और इन्हीं के आदर्शों को पचिनों पे चलते हुए अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र बसु ने आपका ये जो परमथनाथ मित्र है इनकी प्रेरणा से की थी, याद रखना। इन दोनों का बड़ा योगदान था, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो काम की चीजें हैं वो यही हैं। इनके उपन्यासों के नाम याद रखना, आनंद मठ का जिक्र, बंग दर्शन पत्रिका और वंदे मातरम, इनको थोड़ा अच्छे से देख जाइएगा। और जो 4-5 उपन्यास जो मैंने फोटो वाले दिखाए उनके सबके नाम देखना। थैंक यू वेरी मच।